प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। परिष्कार क्लासेज के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान का जो मॉक टेस्ट है वो तीसरा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने पिछले जो दो मॉक टेस्ट देखे थे उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आगे आने वाले में और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे मॉक टेस्टों में चलेंगे वैसे वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। ये जो मैं आपको मॉक टेस्ट में जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये हर एग्जाम में जैसे जो पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। तो अब हमारा जो तीसरा मॉक टेस्ट है ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है। टीबी का मतलब, टीबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस बेसिलस। देखिए यह जो मानो भारत में सर्वाधिक, जैसे यकृत की टीबी होती है, रक्त की होती है, अस्थि की होती है या फेफड़ों की होती है। भारत में जो सर्वाधिक जो टीबी होती है वो फेफड़ों की होती है। यानी इस रोग में यह एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है। इस रोग में एक विशेष प्रकार की जांच होती है, इसका नाम है मोन्टेक्स परीक्षण। मोन्टेक्स परीक्षण। मोन्टेक्स परीक्षण के द्वारा इस टीबी की है वो जांच की जाती है, जिसमें भारत में सर्वाधिक है वो फेफड़ों की कैंसर है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिजा। एलियन, ये क्या सही शब्द है? एलिजा। एलिजा, एलिजा का ELISA, एलिजा। एलिजा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? एलिजा है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एंजाइम लिंक्ड I for इम्यूनो, S for sorbent, A for assay। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे यह एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए, इसके द्वारा किसका निदान होता है? एड्स के इलाज किया जाता है। अर्थात यह एड्स की एक जांच है। एड्स की एक जांच है। एड्स की जो अन्य जांच है उसमें PCR भी आती है, वेस्टर्न ब्लॉट भी आती है, साउदर्न ब्लॉट भी आती है, नॉर्दर्न ब्लॉट भी आती है। लेकिन जो मुख्य जांच है एड्स की वो है आपकी एलिजा परीक्षण। इसके बाद में हम देखते हैं प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस, तो एड्स एक महत्वपूर्ण रोगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग का रोगजनक है। हाथी पांव एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति की जो लसिका ग्रंथियां है वो प्रभावित होती है। कौन सी ग्रंथियां? लसिका ग्रंथियां प्रभावित होती है। इस रोग में व्यक्ति के क्या होता है कि जो हाथ, एक तो पांव और एक जननांग, इन जननांगों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। अर्थात इस यहाँ जो पांव और जो जननांग है वहां पे लसिका है वो एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण वो फूल जाते हैं। इस कारण से जो पांव है वो फूल कर हाथी के समान हो जाते हैं, इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं? हाथी पांव रोग कहते हैं। इस रोग का जो रोगजनक है वो है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन हम देखते हैं हमारे भोजन में प्रोटीन का बहुत महत्व है। प्रोटीन है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर का निर्माणकारी पदार्थ या अवयव। ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं सोयाबीन में है वो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में भी प्रोटीन होता है, मांस में भी प्रोटीन होता है, मछलियों में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी प्रोटीन है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए
प्रोटीन की दृष्टि से जैविक मान है वो सर्वाधिक अंडे में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है अंडे में। अगर हमारे शरीर में भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें क्वासियोकार रोग हो जाएगा, क्वासियोकार। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियोकार। और अगर भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की तो कमी थी, अब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो इससे मेरस्मस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मेरस्मस। तो देखिए प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन में भोजन का जैविक मान है वो सर्वाधिक होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पांचवा, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? हम जानते हैं जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। इसलिए जो जीवाणु विज्ञान के जनक है वो भी किसे जाना जाता है? एवी ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो जीवाणु एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। तो देखिए जो पोलियो है, पोलियो तो क्या है? एक वायरस जनित रोग है, वायरस के कारण से होता है, ठीक है ना, पोलियो वायरस। फाइलेरियसिस भी क्या है कि मानव में ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। फिर जो टाइफाइड है, टाइफाइड यह क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीव से क्या, जीवाणु से क्या होता है? टाइफाइड होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए एक तो टीबी है ना ये, तो ये देखिए निम्न में से कौन सा रोग है वो जीवाणु जनित है? तो ये जो टाइफाइड रोग है वो किसके कारण से हो जाएगा? एक जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है? हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। क्या है? एक आनुवांशिक रोग जिसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। आनुवांशिक रोग है जिसमें क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण से क्या, इस रोग को शाही रोग भी कहा जाता है, शाही रोग या रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पोलियो वायरस जनित है, फाइलेरियस है, तो इसमें अपना जो सही उत्तर हो जाएगा वो टाइफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर, ये क्या सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? यानी जो प्राणी एक तो होते हैं पादप, एक होते हैं जंतु या प्राणी। तो देखिए प्राणियों के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहेगा? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन एक है, क्या है? पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। और जो पादप होते हैं, पादपों में जो संचित भोजन होता है वो होता है मंड। तो ये तो पादपों में होगा। और प्राणियों में संचित भोजन क्या होता है? संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। ग्लूकोज क्या है? मानव शरीर की कोशिका की ऊर्जा, या इसको मुद्रा भी कोशिका की ऊर्जा कहते हैं। यानी ग्लूकोज है, ये क्या होता है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? ग्लाइकोजन। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में जो अग्नाशय है, अग्नाशय की जो के द्वारा जो अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं हैं उनके द्वारा क्या बनाया जाता है? इंसुलिन बनाया जाता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। यह है हमारे यकृत में, मांसपेशियों में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जब हमें वापस आवश्यकता होती है ग्लूकोज की कोशिकाओं को,
तो उस समय जो अल्फा कोशिकाएं होती है उनके द्वारा ग्लूकेगोन हार्मोन छोड़ा जाता है। ग्लूकेगोन, ये ग्लूकेगोन हार्मोन वापस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार हम जो ग्लूकोज है इसे कोशिका का ईंधन कहते हैं। कोशिका का ईंधन, फ्यूल ऑफ आवर सेल। ठीक है, तो देखिए ये सारी शर्करा है ही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहेगा? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम ऊर्जा में लगभग 9.3 या 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है प्रोटीन में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कहेंगे कि जो सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है वो किस में पाई जाती है? वसा में होती है। तो 1 ग्राम वसा में लगभग कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है? लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है जो सर्वाधिक होती है। लेकिन मानव को जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो होती किस में है? वसा में। लेकिन मानव को किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में संदिग्ध करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? रेनिन। कौन सा एंजाइम होगा? रेनिन। हम जानते हैं जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये तो हमारे अमाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमाशय में। और ये क्या करता है? प्रोटीन को छोटे पेप्टोन या प्रोटियोजेज में बदलता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन करता है। इसका पाचन करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन करता है और हमारे अमाशय में पाया जाता है। रेनिन एंजाइम भी हमारे अमाशय में पाया जाता है। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा हो जाएगा? रेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टानों पर तो हम जानते हैं कि जो सबसे पहले जो पादप उगते हैं चट्टानों पर, जहां से अनुक्रमण प्रारंभ होता है पादपों का, तो वो सबसे पहले उगने वाले जो चट्टानों पर पादप है उनको क्या कहते हैं? जलोदविद। जो मरुस्थल में जो उगते हैं जैसे आक है, खींप है, ग्वारपाठा है, इसके अलावा नागफनी है, धतूरा है, किंकर है, ये सारे के सारे कौन से पादप है? मरुद्भिद। लवणोद्भिद, लवणोद्भिद किसे कहते हैं? वे पादप जो लवणीय वनस्पति में उगते हैं, दलदल में उगते हैं, इन्हें मैंग्रोव वनस्पति भी कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पति। इसके पश्चात अधिपादपीय। अधिपादपीय मतलब एपीफाइट्स, यानी ये भी क्या होते हैं? जो दूसरे पादपों के ऊपर उगते हैं उन्हें अधिपादप कहते हैं। तो चट्टान पर उगने वाले पादपों को क्या कहा जाता है? जलोदभिद। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों को देखें, मॉक टेस्ट को देखें और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो परिष्कार क्लासेज जो सरदार सर का जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी के बारे में हम जानते हैं। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपिस। मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? एपिस। अब इसकी अलग अलग जातियां है। एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, डोरसेटा और एपिस फ्लोरी। तो देखिए मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है और मधु मोम प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी को विज्ञान की भाषा में एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। हमने जो पहला मॉक टेस्ट किया था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मधुमक्खी के जो नर ड्रोन होते हैं वो कैसे होते हैं? जननक्षम होते हैं। कैसे होते हैं? जननक्षम। मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार के मधुमक्खियां पाई जाती है? एक श्रमिक होती है, नर होती है और मादा होती है। ठीक है, अब देखिए जो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, जलीय संवर्धन। तो देखिए जो सेरीकल्चर है वो रेशम कीट पालन को कहते हैं और जो जलीय जानवर है उनको कहते हैं, उन्हें एक्वाकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ओराइजा सेटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? ओराइजा सेटाइवा। हम जानते हैं मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम।
पाइसम सेटाइवम। तो क्या ये नाम है क्या? नहीं। गेहूं का क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम एस्टिवम। फिर सरसों का ब्रेसिका कंप्रेस्टिस कंप्रेस्टिस। तो इनमें से तो कोई है नहीं। तो ओराइजा सेटाइवा किसका नाम है? चावल का। किसका नाम है? चावल का। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। प्रकृति में क्रियाशीलता, प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। प्रकृति की जो क्रियाशील इकाई है वो वायुमंडल है क्या? नहीं। जीवमंडल है क्या? पारितंत्र है क्या? पारिस्थितिक तंत्र, या फिर पर्यावरण है क्या? तो प्रकृति की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? पारितंत्र। पारितंत्र सीधा आंसर हो जाएगा इसका। जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल वह स्थान होता है जहां पर जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। अब ये जीवन जल में भी हो सकता है, थल में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है। इसे बायोस्फीयर कहते हैं। वायुमंडल और पर्यावरण, हमारे चारों ओर का जो वायु का घेरा है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल पर्यावरण कहते हैं। तो देखिए पारितंत्र, हमारे आसपास चारों तरफ जिस तंत्र से हम घिरे हुए हैं वो तंत्र क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। इसमें ही क्या होता है? प्रकृति की क्या होती है? क्रियाशील इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, या सूत्र कौन सा होता है? तो सबसे जो स्थायी है वन, हम देखते हैं वनों का धीरे धीरे क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। जैसे ही सरकार के द्वारा जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है उनमें वनों को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये तो स्थायी हो नहीं सकता। इसी प्रकार जो घास के मैदान है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? पशुओं के अतिचारण के कारण क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। रेगिस्तान तो पहले से ही क्या हो रहा है? निर्जर है, जहां पर पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। बचा कौन सा? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? हमारा जो विश्व वन्य जीव है, ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड, उसका जो प्रतीक रखा गया है वो रखा गया है लाल पांडा। रखा गया है लाल पांडा। इसका सीधा आंसर हो जाएगा लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए की संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? अर्थात डीएनए की जो सर्वमान्य मॉडल है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये जो डीएनए, एक होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये जो डीएनए और आरएनए ये दोनों होते हैं ना, ये दोनों क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। और जो हमारे अंदर जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, इसका जो मॉडल है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। वाटसन और क्रिक ने इसका द्विकुंडलित संरचना मॉडल दिया और बताया इसकी एक श्रृंखला है, इसमें दो श्रृंखलाएं होती है जो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। एक 3 डैश से प्रारंभ होकर के 5 डैश पे खत्म होती है, एक 5 डैश से समाप्त होकर के 3 डैश पे खत्म होती है। इसमें ये दोनों ये इसकी जो श्रृंखलाएं हैं वो 5 कार्बन युक्त शर्करा से, किससे? 5 कार्बन युक्त शर्करा से तथा फास्फेट समूह से मिलकर बनी होती है। तथा इसके बीच में नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। तो ये जो मॉडल दिया था उन्होंने बी डीएनए का दिया था। कौन से डीएनए का दिया था? बी डीएनए का दिया था। बी डीएनए के अंदर जो एक कुंडलन होता है उसके अंदर 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? 10 नाइट्रोजनी क्षार है वो एक कुंडलन में स्थित होते हैं। और इसका जो व्यास है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 20 एंगस्ट्रॉम।
इसके बाद में जो ये एक कुंडलन होता है, इस एक कुंडलन की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसके अंदर 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, इन 10 में इसलिए प्रत्येक जो नाइट्रोजनी क्षार है उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं उसमें प्यूरिन और pyridine होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine। तो जो प्यूरिन है वो हमेशा pyrimidine से जुड़ता है। ठीक है, तो जो साइटोसिन है वो गुआनिन से जुड़ेगा और जो थाइमिन है वो एडिनिन से जुड़ेगा। जब साइटोसिन गुआनिन से जुड़ेगा तो ये 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ता है, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और जो एडिनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है। तो ये जो मॉडल दिया है वो सर्वमान्य मॉडल है। इसके कारण से जो वाटसन और क्रिक है उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल है वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, पारचीनी फसल स्वर्ण चावल यानी गोल्डन राइस, गोल्डन राइस किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई थी? देखिए हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विटामिन की कमी पाई जाती है। तो इस विटामिन की जो पूर्ति करवाने के लिए ऐसे चावल तैयार किए गए या ऐसी फसलें तैयार की गई ताकि लोगों में न्यूनता जन्य रोग है वो न हो सके। तो देखिए तो ये गोल्डन राइस है, इसमें एक तो विटामिन ए है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये इसका जो रंग है वो सुनहरा पीला होता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। और इसमें विटामिन ए है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी जगह स्वर्ण चावल की जगह सुनहरे चावल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जो हमारा पहला मॉक टेस्ट हुआ था उसमें बताया था विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काइमेरिक डीएनए कहलाता है। काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं? यानी अभी आपको डीएनए के बारे में बताया था, यानी ये जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? अनुवादन, ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन, या ट्रांसलेशन। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, आजकल क्या होता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि डीएनए के मूल डीएनए में हेर फेर किया जाता है। मूल डीएनए में हेर फेर करके बनाया गया जो डीएनए है उसे पुनर्योगज डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल डीएनए में हेर फेर करके बनाया गया डीएनए क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए या काइमेरिक डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? पहले तो आपको ये आना चाहिए कि समस्थानिक किसे कहते हैं। जब किसी एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक समान, तत्व एक ही है, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उसे अपन क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। तो देखिए ट्राइटियम है, ये देखिए 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एकमात्र तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग से नाम दिया गया है। ऐसे तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक है, 6C12, 6C13, 6C14, लेकिन इनको अलग से नाम नहीं दिया गया। इसी प्रकार किसी भी तत्व के समस्थानिकों को अलग से नाम नहीं दिया गया। केवल हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है
जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया है। तो 1H1 इसका नाम है प्रोटियम। क्या नाम है? प्रोटियम, जो सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा 1H2 इसका नाम है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और जो तीसरा है 1H3 इसका नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो कुल मिलाकर के अपन कह देंगे तो जो ये ट्राइटियम है ये किसका समस्थानिक हो जाएगा? हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कहते किसे है? भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? किसी भी पदार्थ के आकार, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उसके रासायनिक गुणधर्मों में, उसके रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम ताप, दाब आदि को चेंज कर देंगे तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगे। अर्थात भौतिक परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, अस्थायी होते हैं, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखिए निम्न से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जब आप वायु को मैग्नीशियम में जलाएंगे, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, तो इनको जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अर्थात ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना, इसको एक बार छोड़ते हैं। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन करने पर, जैसे मान लीजिए कोई ये अम्लीकृत है, इसमें ये अम्ल है, इसको जल में घोल लिया, तो जब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये H+ में और Cl2- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से गुजार देंगे तो भी कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इनमें से पूछा निम्न से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना, ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम के पदार्थ को गर्म करने पर चमकना। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, एंजाइम एक अम्ल होते हैं, एक पाचक घोल होता है, एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं। तो देखिए एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम किसे कहते हैं? तो एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम अम्ल नहीं होते, एंजाइम पाचक घोल नहीं होते। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? बदलते हैं। जैसे देखिए हमारे मुख में जब भोजन जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च के रूप में जाता है। किसके रूप में जाता है? स्टार्च के रूप में। तो हमारे लार में पाई जाने वाला एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? टाइलिन। टाइलिन, ये टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। तो ये एक जैव उत्प्रेरक है। इसी प्रकार जब ये माल्टोज हमारे आंतों में जाती है तो माल्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? माल्टेज एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार ये जो ग्लूकोज है इसको जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको एथेनॉल में या एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं तो एंजाइम क्या है? एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपर रूप है। अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप, एलोट्रोप्स। यानी हम देखते हैं कि जो अपर रूप की जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। जब एक ही पदार्थ के भौतिक गुण धर्म है वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक दृष्टि से वो क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे अपर रूप कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन के दो अपर रूप है। एक तो है अक्रिस्टलीय अपर रूप और एक अक्रिस्टलीय अपर रूप।
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसमें तो क्रिस्टलीय में तो हीरा आ जाएगा, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरिन है, फुलरिन जिसको बक्की बोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हीरे का जो सर्वाधिक, कार्बन का जो सर्वाधिक जो कठोर रूप है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। क्योंकि हीरे के अंदर, हीरे की जो संरचना होती है ये कैसी होती है? सम चतुष्फलकीय होती है। इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है, जिसके कारण इसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, कठोर होती है। इसका जो निर्माण है वो कोयले की खानों में अत्यधिक दाब पड़ने के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्तनों में नॉन स्टिक सतह में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो नॉन स्टिक, घरों में जो नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं वो टेफ्लॉन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? टेफ्लॉन एक ऐसा, टेफ्लॉन एक प्रकार का ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। क्या होता है? ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं बेकेलाइट भी है, मेलेमाइन भी है, और जो टेफ्लॉन है, जो टेफ्लॉन का उपयोग घरों में जो काम में आने वाले जो नॉन स्टिक बर्तन है उसमें इसका बहुतायत में उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? हम जानते हैं जो प्राकृतिक रबड़ है वो हमें पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। जो हीविया ब्राजीलेंसिस नामक जो पादप है उसके रबड़ क्षीर से हमें क्या प्राप्त होता है? प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका बहुलक होता है। बहुलक किसे कहते हैं? जब छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणुओं का जो निर्माण करते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? बहुलक कहते हैं। और ये जो प्राकृतिक रबड़ होता है यह बहुत ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो जो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, यह क्रिया वल्कीकरण कहलाती है। वल्कीकरण, सल्फर के मिलाने से रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, मजबूत हो जाता है, उसकी कठोरता बढ़ जाती है, उसमें तनन क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार इस रबड़ का जो उपयोग है वो टायर बनाने में और अन्य प्रकार के पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो रबड़ के साथ सल्फर मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कीकरण कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, चूने के पानी को दूध या करने वाली कौन सी गैस है? तो चूने के पानी को दूध या करने वाली जो मुख्य गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है? जो चूने का पानी होता है उसको दूध या रंग का बना देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो हमारे जो फल होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं, उनको पकाने के लिए मुख्यतया जो एथिलीन है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। मीथेन गैस तो जहरीली होती है, CH4। ठीक है ना? एथेन का सूत्र क्या हो जाए? C2H6। ठीक है ना? तो एथिलीन गैस है। एसिटिलीन का उपयोग होता है वो गैस वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ मिलाकर के जो एसिटिलीन गैस है का उपयोग है वो गैस वेल्डिंग करने में करते हैं, जबकि जो एथिलीन है इसका जो उपयोग है वो कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो ये तीसरा जो मॉक टेस्ट है ये कंप्लीट हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस परिष्कार क्लासेस जो सरदार सर का जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।